हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस जो लेक्चर में कंप्लीट की थी यूनिट 1। आज हम यूनिट 2 सेकंड स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास। रिमोट सेंसिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाती है वो यही सेकंड यूनिट आपको पूरा बेसिक क्लियर करेगी रिमोट सेंसिंग का, जिसके अंदर हम देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने आपको इसका सिस्टम बताया था, रिमोट सेंसिंग का सिस्टम बताया था मैंने आपको कि जो नेचुरल सोर्स होता है जैसे सन होता है, तो जब रेडिएशन अर्थ के ऊपर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती हैं तो वो जो इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ होता है दो बारी। एक तो नेचुरल सोर्स से लेके ऑब्जेक्ट तक, और फिर जब रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास सेंसर के पास जाती हैं तो ये हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर, जिसके बारे में जो भी उसके अंदर फेनोमेनन होते हैं, स्कैटरिंग होती है, रिफ्रैक्शन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसके बारे में हम बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे। एनर्जी एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एटमॉस्फेयर के अंदर से क्या इंटरेक्शन होने के बाद क्या क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है हमारे पास, स्कैटरिंग हो सकता है और एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ये तीनों चीज़ क्या होती हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, साथ के साथ ही हमारे पास इंटरेक्शन किसके साथ है, अर्थ के साथ है। तो जब एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन अर्थ के साथ होता है तो हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है या फिर ट्रांसमिशन हो सकता है। ट्रांसमिशन मीन्स जैसे वाटर होता है तो वाटर क्लियर क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर जो है सारी की सारी जो रेडिएशंस होती हैं मोस्टली वो विजुअल लाइट्स में ज़्यादातर आर पार हो जाती हैं, मीन्स ट्रांसमिट हो जाती हैं, उनको कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखती है हमें। तो रिफ्लेक्शन देखेंगे, ट्रांसमिशन देखेंगे, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इससे प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस आया था, बेसिकली इनकी यूनिट्स पूछी जाती है। रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है, रेडिएंट इंटेंसिटी क्या होती है, रेडियंस एक्जिटेंस क्या होता है, और हमारे पास रेडियंस क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम सेकेंड यूनिट के अंदर देखेंगे। जो गेट 23 था उसके अंदर हमारे पास यूनिट पूछी गई थी और हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे, तो ये इम्पोर्टेंट यूनिट हो जाती है गेट एग्जाम पर्पज़ के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन। एनर्जी एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन जो एनर्जी सोर्स था उससे जब हमारे पास ये मान लीजिए सन है और नीचे हमारे पास अर्थ है, हमारे पास उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास अर्थ हो गई, इसके ऊपर कोई ट्री है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये जो रेडिएशंस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही हैं या ऑब्जेक्ट के तक आने तक जो बीच में हमारे पास पड़ता है वो हमारे पास क्या पड़ता है, एटमॉस्फेयर पड़ता है। तो जो रेडिएशन हमारे पास आया उसका इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर के पास, तो उसके बीच में क्या क्या फेनोमेनन, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर आपको पता ही है कि क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, गैस की लेयर्स है सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के आसपास जो भी गैस की लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज। तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन लेयर आपको पता ही है, उससे भी हमारे पास ट्रेवल होती हैं, जैसे यूवी रेज जो है उनको रोक देती है ओजोन लेयर, तो उनसे प्रोटेक्ट करती है एक्चुअली। और फिर वाटर वेपर्स भी हमारे पास पता है, क्लाउड्स होते हैं हमारे पास, उसके अलावा बाकी अदर गैसेज भी होती है हमारे पास एटमॉस्फेयर में। तो जब इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है तो बहुत सारे फेनोमेनन हो जाते हैं। कुछ रेडिएशन जो हमारे पास रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, कुछ स्कैटर हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती हैं। तो वो चीज़ें क्यों होती हैं और वहाँ पे हमारे पास स्कैटरिंग होगी तो कौन सी स्कैटरिंग होगी, मीन्स टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग होती है हमारे पास, रेले स्कैटरिंग होती है, माई स्कैटरिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी और कैसे होंगी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये क्या पार्टिकल साइज पे और रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हम आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो एटमॉस्फेयर आपको पता चल गया क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन हैज़ टू पास थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ट्वाइस। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि दो बार हमारे पास इंटरेक्शन होता है इनका, बिफोर बीइंग डिटेक्टेड बाय द सैटेलाइट सेंसर, वंस ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द सन टू द अर्थ एंड सेकेंड टाइम आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस टू द सेंसर। तो पहले एनर्जी सोर्स से आती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है, फिर रिफ्लेक्ट बैक जाके ये हमारे पास सन हो गया और ये हमारे पास एक सेंसर हो गया हमारे पास। तो जो हमारे पास ये बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर से कितनी बार, एक तो हमारे पास एनर्जी सोर्स है जब अर्थ के ऊपर गिरता है और दूसरा हमारे पास
जब रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंसर के थ्रू जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर के साथ 2 बार इंटरेक्शन होता है हमारे पास। पार्टिकल्स एंड गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट विद द इनकमिंग लाइट एंड रिफ्लेक्टेड एमिटेड रेडिएशन। आवर इंटरेस्ट इन दिस इंटरेक्शन इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स डिफ्यूज। तो क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं हमारे पास? डिफ्यूजन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है या फिर रिफ्लेक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और एमिशन भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेंजिंग द ओरिजिनल रेडियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व्ड बाय ए रिमोट सेंसर। कहने का मतलब है कि जब एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन होता है तो जो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिरती हैं, जितनी रेंज ऑफ वेवलेंथ गिरती है या फिर कह लो उसकी जो एनर्जी होती है, एक तरीके से जो उसकी एनर्जी होती है, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर में अर्थ के ऊपर पहुंचने से पहले कुछ रिफ्रैक्शन हो जाता है, कुछ स्कैटरिंग हो जाती है। तो बहुत सारे फिनोमेनन हमारे पास हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं हमारे पास कुछ रेडिएशंस के। तो वो सारी चीज़ें क्या है, जो जितनी रेडिएशन हमारे पास एनर्जी सोर्स से आती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास सेंसर के पास जाती है, उतनी सेम एनर्जी नहीं पहुंचती है। मीन्स उसमें वेरी हो जाता है और कुछ ना कुछ चेंज आता है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट की मिलती है या फिर कोई भी इमेज मिलती है वो ब्लर इसीलिए मिलती है क्योंकि हमारे पास जो रेडियंस हमें मिलना चाहिए सेंसर पे उतना नहीं मिलता है, क्योंकि बीच में बहुत सारी जैसे एटमॉस्फेयर हो गया या फिर हमारे पास बहुत सारे हिंड्रेंस होती है उसके बीच में, तो वो ब्लर इमेज या क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें ऑब्जेक्ट की नहीं मिलती है। द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट टू रिमोट सेंसिंग फॉर 2 मेन रीजन्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्फॉर्मेशन कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR रिफ्लेक्टेड और एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस इज मॉडिफाइड वाइल ट्रैवर्सिंग नहीं होगा, ट्रैवलिंग होगा ये, तो यहाँ पे गलत हो गया, ये ट्रैवर्सिंग नहीं है, ये ट्रैवलिंग है हमारे पास, ट्रैवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। और तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास मॉडिफाई हो जाता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। जो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एनर्जी सोर्स से आए, EMRs आ रही हैं, बीच में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो यहाँ पे सेंसर है हमारे पास। तो सेंसर पे क्या कुछ यहीं से जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और फिर जब ये पार होती है ऑब्जेक्ट पे गिरती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ये देख रहे हो आप, 2 बार एनर्जी मिलती है और फिर उससे क्या क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, मॉडिफिकेशन हो जाता है उसमें हमारे पास। दूसरा हमारे पास पर्पज क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ EMR विद द एटमॉस्फेयर कैन बी यूज टू ऑब्टेन यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। तो एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए, मीन्स क्लाउडी है या फिर वेदर के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भी हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। और उसके अंदर मीन्स रेंज ऑफ वेवलेंथ में अगर हम फॉल करेंगे ऊपर से, तो एटमॉस्फेयर डिफरेंट उसमें वेवलेंथ रेंज में डिफरेंट बिहेव करेगा। तो उससे क्या एटमॉस्फेयर की इन्फॉर्मेशन भी हम गैदर कर सकते हैं। तो 2 मेन पर्पज है हमारे पास इसको स्टडी करने के लिए। The change in the incident radiation on its way towards satellite sensor is governed by several atmospheric effects as shown in the figure. These effects are caused by the mechanisms of refraction. क्या क्या हो सकता है हमारे पास मैकेनिज्म? उसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी टर्मिनोलॉजी हमने बोल रहा हूँ मैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या, जैसे एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो जो भी रेडिएशंस होंगे उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये हमारे पास पाथ रेडियंस है, मीन्स यहाँ पे कोई पार्टिकल आया होगा उसने इसकी चेंज कर दी हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे पार्टिकल था, फिर स्कैटरिंग हो गई। अब इसमें भी कई टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंटरेक्शन कैसे होता है, ये हमारे का एटमॉस्फेयर का ये डायग्राम से पता चलता है। और हमारे पास जो भी प्रोसेस या मैकेनिज्म हो सकती है वो ये 5 मैकेनिज्म हो सकते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन हो सकता है हमारे पास। अब जैसे हमारे पास मिराज आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में गए, फिर देखते हैं कि वहाँ पे हमें पानी दिखता है। वो क्यों दिखता है? वो भी सब इसी पर्पज़ की वजह से, मीन्स जो भी रेडिएशंस होती हैं उस समय वहाँ पर पानी क्यों दिखता है, तो उसको हम मिराज कहते हैं। हॉट सनी डेज में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो रोड पे भी आप देखते हो जब कि आगे पानी सा दिखता है, वो एक्चुअली पानी होता नहीं है, वो सिर्फ हमें दिखता है, उसको हम मिराज कहते हैं। उसका प्रोसेस अभी ये देख लेते हैं। तो मिराज क्या होता है, जैसे आप पढ़ लेते हैं। ऑन हॉट सनी डेज द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस इज वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंट हॉट एयर विद डिफरेंट डेंसिटीज एंड हैंस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेज। द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेज मेक्स द एयर बबल्स act as lenses slightly deviating the transmitted light. This deviation causes the mirage effect as shown in the following figure.
कहने का मतलब है कि जब आप रोड पे चलते हो तो बिटुमन सरफेस देखते हो आप, या फिर कोई भी कंक्रीट सरफेस होता है, नीचे का जो अर्थ सरफेस होता है वो बहुत हॉट होता है, तो उसके नियर बाई मान लीजिए सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस के ऊपर आसपास जो एयर है, क्योंकि ये तो बहुत हॉट है, ये जो सरफेस है वो हॉट है, और इसके आसपास जो एयर है हमारे पास, सॉरी वाइट तो नहीं दिखेगा, बट इसके आसपास जो एयर है वो बहुत हॉट होती है, और ऊपर जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं उसका जो मीन्स टेम्परेचर होता है या फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर है उसका अलग रहता है टेम्परेचर की वजह से, और जो नीचे उसके पास रहता है अर्थ सरफेस के पास, उसका एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर उसका टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपको एक एग्जांपल भी दिया था ग्लास का, ग्लास के अंदर जब हम कोई भी स्पून देखते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में दिखती है, उसका क्या है कि डेंसिटी चेंज हो जाती है, डेंसिटी चेंज हो जाती है तो रिफ्रैक्शन कहते हैं उसको हमारे पास, तो वो सेम पोजीशन पर नहीं दिखती है। वैसे ही सेम है हमारे पास कि ऊपर की एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और नीचे की एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं और यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है, तो ये क्या जो नीचे की एयर बबल्स हैं वो क्या है एक लेंस की तरह एक्ट करते हैं, लेंस की तरह एक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है पानी की तरह दिखता है। अर्थ सरफेस या रोड के ऊपर क्या दिखता है, वो पानी की तरह दिखता है। वो जो एयर बबल्स होते हैं वो लेंस की तरह एक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिराज इफेक्ट कहते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पर पानी होता नहीं है, वो सब एयर बबल्स होते हैं जो लेंस की तरह दिखते हैं और वो पानी की तरह लगता है। और ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब हॉट सनी डेज में ज़्यादा होता है, क्योंकि नीचे की एयर हमारे पास गर्म रहती है, ऊपर की हमारे पास हल्की होती है, तो जो रेडिएशंस आती हैं वो हमारे पास जो ट्रांसमिट होकर आती हैं वो हमारे पास ये जो एयर बबल्स पे आती हैं वो लेंस की तरह एक्ट करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो मिराज क्या होता है आज आपको पता चल गया होगा। उसके बाद मिराज के बाद हम पढ़ लेते हैं रिफ्रैक्शन। वैसे रिफ्रैक्शन में पढ़ना चाहिए था पहले, और मिराज आपको तब और क्लियर हो जाता। तो अभी कोई बात नहीं, मैंने आपको मिराज का एक आइडिया दे दिया है। अभी हम रिफ्रैक्शन एक बार देख लेंगे तो मिराज भी क्लियर हो जाएगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द डेविएशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेडिएशन फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन इन द एयर डेंसिटी। तो सेम मिराज में जो हुआ था कि ऊपर की एयर का जो है हल्का, मीन्स हल्का तो नहीं कह सकते, बट उसकी डेंसिटी अलग थी, और नीचे जो है उसकी डेंसिटी अलग थी। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में को फॉलो कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन आ जाता है। आपने जो बेस्ट एग्जांपल 11th-12th में देखा होगा, वो एक ग्लास में पानी लिया होगा, तो ये वाटर मान लीजिए, और इसमें हमने कोई भी स्पून रखी, तो ये स्पून है तो हमारे पास स्ट्रेट, लेकिन वो दिखती नहीं है, वो चेंज हो जाती है, मीन्स इस डायरेक्शन में स्पून दिखने लग जाती है। तो इसको क्या है, ये सब जो फेनोमेनन है वो किसका है, रिफ्रैक्शन कहलाता है हमारे पास। विच वेरीज विद द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के साथ साथ क्या एयर डेंसिटी चेंज होती रहती है वैसे ही, क्योंकि ऊपर ऊपर जाते हैं तो ठंडा टेम्परेचर होता है, नीचे नीचे गर्म रहता है हमारे पास। तो टेम्परेचर की वजह से जो डेंसिटी में फ़र्क आता है, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नियर द ग्राउंड प्रोड्यूसर मिराज। एग्जाम्पल ये दे रखा है कि ग्राउंड के पास क्या मिराज दिखता है, एंड कैन चेंज द लुक ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास रोड के सरफेस के ऊपर पानी होता नहीं है, लेकिन वो पानी की तरह दिखता है। Atmospheric refraction causes astronomical objects to appear higher in the sky than they are in reality। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जैसे हम स्टार देखते हैं या जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार हो गया, सन हो गया, मून हो गया, वो बहुत दूर दिखते हैं। एक्चुअली में वो इतने दूर होते नहीं है जितने कि दिखते हैं हमारे पास। दूर नहीं तो ऊंचे, हायर दिखते हैं हमारे पास। It affects the complete spectrum of electromagnetic radiation in varying degrees. For example, in visible light, blue is more affected than red। तो विजुअल स्पेक्ट्रम में अगर एक एग्जांपल लें तो ब्लू जो है हमारे पास, ब्लू वेवलेंथ, जो ब्लू कलर की जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, कम होती है हमारे पास रेड कलर से। तो इसमें जो इफेक्ट दिखता है रिफ्रैक्शन का ब्लू कलर में, वो ज़्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू द रेड। द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो रिफ्रैक्शन कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सिस्टम में, मीन्स जिस सिस्टम का देख रहे हैं, वो चाहे एयर सिस्टम हो या फिर वहाँ पर वाटर हो, जिस चीज़ का हम डेंसिटी
उसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और उसका ह्यूमिडिटी कितना है उसके ऊपर रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है। The presence of turbulence in the air makes atmospheric refraction inhomogeneous. This is the cause of twinkling of the stars and deformation of the shape of the sun at sunset and sunrise. तो रिफ्रैक्शन हमारे पास मेन रीज़न है कि जैसे हम दोपहर के 1 बजे देख रहे हैं तो सन एकदम गोल दिखता है, लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम पे देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप से सन दिखता है हमारे पास। तो ये जो मीन डिफॉर्मेशन हो रहा है सन के शेप में, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हमारे पास रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। और जो ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की, वो भी हमें किसकी वजह से दिखती है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखती है हमारे पास। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सनसेट और सनराइज जो होता है वो जनरली हॉरिजन पे होता है, तो जो लेंथ होती है रेडिएशन की वो बहुत बढ़ जाती है। हॉरिजन पे देखोगे मीन्स आप अर्थ को अगर ओवल शेप ले रहे हो तो हॉरिजन पे हमारे पास, हॉरिजन पे जो सन होता है वो हमारे पास या तो ईस्ट में होता है सनराइज के टाइम पे और वेस्ट में होता है सनसेट के टाइम पे। तो और आप कहीं पर भी लोकेशन पर हो अर्थ के, तो वहाँ से हॉरिजन के टाइम पे जो डिस्टेंस कवर करना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सन से लेके अपने ऑब्जेक्ट तक, तो वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इन द मिड डे में। तो हॉरिजन के टाइम पे जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने के लिए मिलता है तो हमारे पास रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाता है हमारे पास। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज मिनिमम इन द जेनिथ। जेनिथ का मतलब है मिड डेज में या 1 बजे दोपहर को, जब सन ऊपर नॉर्थ पोल की साइड टॉप पे होता है हमारे पास। तो जेनिथ के टाइम पे हमारे पास मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है हॉरिजन पे। इसी की वजह से सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमारे पास जो सन का जो डिफॉर्मेशन दिखता है वो इसी रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। वी ऑफन एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन एग्जाम्पल व्हेन वी इंसर्ट ए स्पून, जो मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा था। व्हेन वी इंसर्ट ए स्पून इन ए फिल्ड वाटर फिल्ड बाउल इट अपीयर स्लाइटली एलिवेटेड। तो आपने ये वाला 12th 11th में बार बार ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन का। होती स्ट्रेट है बट दिखती कैसी है हमारे पास? थोड़ी डेविएटेड दिखती है हमारे पास। तो ये किसका है? वैसे ही रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब ये रिफ्रैक्शन का ये किया है, प्रिज्म के ऊपर अगर हम वाइट लाइट गिराते हैं तो विबग्योर बनता है हमारे पास। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, जो विजिबल लाइट्स का रेंज ऑफ वेवलेंथ है। ये सब अगर देखा जाए बार बार तो ये इसकी वजह से, ये जो रिफ्रैक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है। ऊपर एयर डेंसिटी है, नीचे भी एयर डेंसिटी है, बीच में हमारे पास डेंसिटी चेंज होगी मीडियम की, बीच में ग्लास डाल दिया। तो अगर हमने कोई लाइट पास की तो यहाँ से वैसे अगर वाइट लाइट पास की और ये प्रिज्म है तो ये तो इसमें स्पेक्ट्रम में चेंज हो जाना चाहिए था, विजुअल स्पेक्ट्रम में, बट इसमें उसका नहीं दिखा रहे हैं। इसमें हम सिंपल एक ग्लास ले रहे हैं और एक लाइट रे को पास कर रहे हैं। तो रे में एयर डेंसिटी में स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है, फिर इसकी डेंसिटी की वजह से थोड़ा डिफ्लेक्टेड हो गई और फिर हमारे पास फिर से उसी पाथ को फॉलो कर लिया इसने, जो यहाँ पे पाथ फॉलो हो रहा था एयर डेंसिटी में। तो ये जो डेंसिटी की वजह से, मीडियम की जो डेंसिटी होती है उसकी वजह से जो चेंज होता है वो रिफ्रैक्शन कहलाता है हमारे पास, जो डेविएशन होता है हमारे पास। अब ये उसी का डिस्क्रिप्शन है। When white light passes through the prism, its components like that is Vibgyor are visible on the other side of the prism, illustrating the refraction phenomenon. और दूसरा क्या एग्जांपल देखा था हमने, जो 11th 12th में देखते थे, from everyday's life is when you insert a spoon or straw in a glass of water, it appears slightly bent at the water surface. और थर्ड जो होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, जो हमने एयर मीडियम लिया और हमारे पास ग्लास मीडियम लिया। जो अभी पढ़ाया आपको ऐसा दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, एकदम शेप में नहीं दिखता है हमारे पास, सेमी सर्कल नहीं दिखता, ये डिफॉर्म शेप दिखती है हमारे पास। तो ऑन हॉट सनी डेज द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज वेरी हॉट बिकॉज द टर्बुलेंट ऑफ हॉट एयर विद डिफरेंट डेंसिटीज एंड हैंस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, जो हमने मिराज में पढ़ा। द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मेक्स द एयर बबल्स एक्ट एज लेंसेज स्लाइटली डेविएटिंग द ट्रांसमिटेड लाइट। दिस डेविएशन कॉजेज द मिराज इफेक्ट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो वो ऊपर वाला ही फिर से कॉपी हो गया। तो सेम ही चीज़ है हमारे पास जो मिराज हमने पहले समझा है, लेकिन अभी हम मेन जो समझ रहे हैं वो है डिफॉर्मिटीज सीन इन सन शेप व्हेन इट इज इन हॉरिजन। ये ऐसा क्यों होता है कि इफ़ द सन और मून इज लो अबव द हॉरिजन द ऑप्टिकल पाथ ऑफ द लाइट मीन्स जो रेडिएशन को ट्रेवल करने का होता है थ्रू द एटमोसफियर
इज़ वेरी लॉन्ग, डिस्टेंस जो है हॉरिजन पे बढ़ जाता है डिस्टेंस कवर करने के लिए, इज़ वेरी लॉन्ग एंड द एटमॉस्फेयर यूजुअली हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट्स एंड प्रेशर्स। मैंने पहले बताया कि जो रिफ्रैक्शन का अमाउंट होता है वो जनरली टेम्परेचर और प्रेशर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहता है उतना ज़्यादा उसको मीन्स डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर की लेयर से पास होना होता है रेडिएशंस को। तो जब तक हमारे पास तक पहुंचती है तब तक क्या है, हमारे पास रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय दीज लेयर्स कैन कॉज द सन्स डिस्क टू बी डिफॉर्म्ड, फ्लैटेंड और डिस्टॉर्टेड। तो जिसकी वजह से हमारे जो आइज़ के पास तक रेडिएशन पहुंचती है उसकी वजह से सन हमारे पास डिस्टॉर्टेड शेप में दिखता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर हमारे पास छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे एनिसोट्रॉपी क्या होता है। एनिसोट्रॉपी क्या होता है कि इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग डायरेक्शनली डिपेंडेंट एज अपोज्ड टू द आइसोट्रॉपी विच इम्प्लाइज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। तो आपने आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी देखा होगा कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हमने एक मीडियम लिया और उसको डिफरेंट डायरेक्शन में देखा, तो अगर हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी जो है सेम है तो वो आइसोट्रॉपी होगा। अगर वो किसी भी एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट शो कर रहा है तो वो एनिसोट्रॉपी हो गया। आइसोट्रॉपी क्या है हमारे पास? स्कैटरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन इन द सेंस दैट द डायरेक्शन एसोसिएटेड विद द स्कैटरिंग इज अनप्रेडिक्टेबल एंड वेयर एज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन इज प्रेडिक्टेबल। तो आइसोट्रॉपी सिंपल है कि अगर सेम डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम है तो आइसोट्रॉपी। अब जैसे कि रिफ्लेक्शन है और एक स्कैटरिंग होती है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दोनों डिफरेंट, मीनिंग तो सेम ही है लगभग। क्या होता है स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस? कि मान लीजिए कोई भी अर्थ सरफेस है या कोई भी पार्टिकल है, रेडिएशन आया, अगर ये वापस जा रहा है तो ये रिफ्लेक्शन हो गया और इसकी हमारे पास डायरेक्शन क्या है? प्रेडिक्टेबल होती है। ये भी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के केस में कि कितने से रिफ्लेक्ट होती है और कितने रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन स्कैटरिंग की क्या हमारे पास डायरेक्शन प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। जब ये रेडिएशन आती है, अब क्या हमारे पास स्कैटरिंग लेते हैं कि ये पार्टिकल है, रेडिएशन आया तो ये इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में जा सकता है। दूसरी बात क्या हमारे पास कि कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा, कितना जाएगा, ये भी वेरी करता है हमारे पास। तो ये स्कैटरिंग और हमारे पास रिफ्लेक्शन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आइसोट्रॉपी का यूज करते हैं हमारे पास। स्कैटरिंग क्या होता है हमारे पास? स्कैटरिंग रीडायरेक्ट्स इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम इट्स पाथ। तो मैंने ये आपको समझा दिया कि ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया आइसोट्रॉपी के एग्जाम्पल में। एरोसोल्स क्या होता है हमारे पास? एरोसोल्स आर एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर मिलते हैं, जैसे डस्ट हो गया या फिर जो भी हमारे पास स्मोक हो गया, फॉग हो गया, ये सब एरोसोल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन जो हो सकता है हमारे पास जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हमारे पास अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो रिफ्रैक्शन हो सकता है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास स्कैटरिंग। स्कैटरिंग एग्जाम्पल मीन्स हमें समझना जरूरी है और इसके अंदर के जो टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग, वो भी हम जरूर पढ़ेंगे अभी इसी यूनिट में। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं स्कैटरिंग, जिसका मैंने ओवरव्यू तो आपको बता ही दिया है अभी। तो मोस्ट ऑफ द लाइट दैट रीचेज आवर आई कम्स नॉट डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सोर्स बट इनडायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग। तो जो हमारे पास आइज तक जो भी रेडिएशंस पहुंचती हैं वो जनरली डायरेक्ट सोर्स से नहीं पहुंचते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास स्कैटरिंग के थ्रू पहुंचती हैं। यू सी diffusely scattered solar radiation when you look at clouds or at sky. The land and water surfaces and the objects surrounding us are visible through the light they scatter. तो या तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर जो हमारी रेडिएशन जो हमारे आइज तक पहुंचती है उसकी वजह से हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की इमेज या जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है आइज के थ्रू, फिर वो कैलकुलेशन होकर ब्रेन में फिर हमारे पास इमेज बनती है। तो वो जनरली जो रेडिएशन पहुंचती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं, जनरली वो हमारे पास स्कैटरिंग के थ्रू पहुंचती हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प डज नॉट सेंड अस लाइट डायरेक्टली फ्रॉम द ल्यूमिनस फिलामेंट बट यूजुअली ग्लोज विद द लाइट दैट हैज़ बीन स्कैटर्ड बाय द ग्लास बल्ब। तो जो स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग के बाहर जो ग्लास बल्ब होता है उससे क्या स्कैटरिंग हो जाती है, तो पूरे रूम में जो लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, वो बल्ब के थ्रू मिलती है हमारे पास।
ये एग्जाम्पल किसका है हमारे पास, ग्लास बल्ब का एग्जाम्पल जो है वो स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है हमारे पास। अनलेस यू लुक एट ए सोर्स सच एज द सन, ए फ्लेम और एन इनकैंडेंस फिलामेंट विद ए क्लियर बल्ब, यू सी लाइट दैट हैज़ बीन स्कैटर्ड। तो स्कैटरिंग तो आप सिंपली देखते ही हो, आप घर पर ट्यूबलाइट जो बल्ब होता है हमारे पास वो स्कैटरिंग करता है लाइट को, जिससे कि पूरे रूम में लाइट हो जाती है। जो CFL बल्ब होता है वो भी सेम ही चीज़ है। इन द एटमोसफियर यू सी मैनी कलरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग जनरेटेड बाई मॉलिक्यूल्स, एरोसोल्स एंड क्लाउड्स कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स। अब ये एटमोसफियर का जो इंट्रैक्शन हम पढ़ रहे थे वो यहाँ से शुरू होता है कि एटमोसफियर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं। तो इनकी वजह से जो रेडिएशंस का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। जैसे कि अब स्कैटरिंग का एग्जांपल क्या है, जैसे डिफॉर्मेशन का हमने देखा था, रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। डिफॉर्मेशन ऑफ सनसेट जो होता है सनसेट और सनराइज के टाइम पे, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लेकिन आपने जो डेली लाइफ में देखा होगा कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखता है, क्लाउड्स वाइट क्यों दिखते हैं, रेनबो जो क्यों बनता है, कैसे बनता है, कैसे दिखता है, वो सब किसकी वजह से होता है हमारे पास, स्कैटरिंग पर्पज़ की वजह से होता है। टू नेम अ फ्यू आर ऑल ऑप्टिकल फेनोमेनन ड्यू टू स्कैटरिंग। तो ये सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे कि ब्लू स्काई क्यों दिखता है, वाइट क्लाउड्स क्यों दिखते हैं, रेनबोज कैसे बनता है, कैसे दिखता है, वो सब स्कैटरिंग के फेनोमेनन की वजह से। तो वो हम देख लेंगे, अभी एक एक करके चलते हैं। स्कैटरिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर। इट अकर्स एट ऑल वेवलेंथ। मेन क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास अकरिंग होती है स्कैटरिंग की, वो हर एक वेवलेंथ पे होती है। कवरिंग द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, चाहे कोई सी भी रेंज ऑफ वेवलेंथ हो, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, कोई सी भी रेंज ऑफ वेवलेंथ हो, चाहे हाइयर चाहे लो वेवलेंथ हो या फिर हाई वेवलेंथ हो, तो दोनों टाइप्स ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास स्कैटरिंग देखी जाती है। अब ये भी डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स का साइज के अनुसार, तो उसके टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग हो जाती है, तो वो हम आगे देखेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चाहे लो वेवलेंथ वाले हों चाहे फिर हाई वेवलेंथ वाले हों, स्कैटरिंग सबकी होती है हमारे पास। अब स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर फ्रॉम सनलाइट, ये अभी आगे देखेंगे हम। कंटिन्यूसली एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट वेव एंड री रेडिएट्स दैट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस। देयरफॉर ए पार्टिकल मे बी थॉट ऑफ एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ द स्कैटर्ड एनर्जी। तो इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी सनलाइट आती है या फिर कोई भी सोर्स से लाइट आती है, किसी पार्टिकल के ऊपर फॉल होती है और फिर उसके बाद स्कैटरिंग होती है, तो वो हर डायरेक्शन में रेडिएशंस पास होती हैं। तो इसको जो जिस पार्टिकल से वो स्कैटरिंग हो रही है उसको हम एक पॉइंट ऑफ सोर्स मान सकते हैं, जिससे रेडिएशन बाहर निकल रही हैं। तो वही कहने का मतलब है, एक रेडिएशन आई और किसी पार्टिकल से टकराई, फिर बहुत सारे डायरेक्शन में हमारे पास रेडिएशन स्कैटरिंग हो जाती है, तो इस पॉइंट को हमारे पास एक सोर्स मान लिया जिससे रेडिएशन या फिर एनर्जी बाहर आ रही है। अब जैसे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है कि द पार्टिकल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग कवर द साइजेस फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल्स। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, उनकी वजह से भी स्कैटरिंग होती है। और टू लार्ज रेन ड्रॉप्स एंड हिल पार्टिकल, जिनका साइज़ बड़ा होता है, जिन पार्टिकल का साइज़ एटमॉस्फेयर के अंदर बड़ा होता है लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर, उनकी वजह से भी स्कैटरिंग होती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर चाहे गैस हो या फिर लार्ज रेन ड्रॉप्स या लार्ज पार्टिकल्स हो, उनकी दोनों की वजह से हमारे पास पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ रेंज है, हर एक वेवलेंथ रेंज में स्कैटरिंग देखने के लिए मिलता है हमारे पास। उसमें जो पार्टिसिपेट करता है एटमॉस्फेयर का, छोटा पार्टिकल भी करता है और बड़ा पार्टिकल भी करता है। ये हमारे पास जिसकी डेफिनेशन जो है बदल जाती है, रहता सेम स्कैटरिंग है, उसकी टाइप्स बदल जाते हैं। मीन्स किसी को हम स्कैटरिंग बोलते हैं, सेलेक्टिव स्कैटरिंग या फिर नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग बोलते हैं। वो वेवलेंथ और पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो सब हम आप भी आगे देखेंगे। द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग पैटर्न डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन द रेशियो ऑफ पार्टिकल साइज टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, हर एक छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक का मिल रहा है पार्टिकल, जिसकी वजह से स्कैटरिंग हो रही है। तो जनरली जो अमाउंट या फिर कितना किस डायरेक्शन में स्कैटरिंग होगी या टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग, वो जनरली किस पर डिपेंड करती है हमारे पास, रेशियो ऑफ द पार्टिकल साइज टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। पार्टिकल साइज मान लीजिए डी है और लैम्डा, इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास कि डी कितना है
पार्टिकल का साइज कितना है वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, वो टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग बताता है, लेकिन स्कैटरिंग जरूर होती है। इफ़ स्कैटरिंग इज आइसोट्रोपिक मीन्स स्कैटरिंग क्या है, हमारे पास हर डायरेक्शन में सेम इंसिडेंट रेडिएशन जो है हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी में ब्रेक थ्रू हुई है, स्कैटरिंग हुई है, तो उसको आइसोट्रोपिक बोलेंगे। इफ़ स्कैटरिंग इज आइसोट्रोपिक द स्कैटरिंग पैटर्न इज सिमेट्रिक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव। मैंने बताया था कि हर एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आइसोट्रोपिक हो जाता है वो। तो मान लीजिए अगर कोई वेव रेडिएशन आई है और उसकी स्कैटरिंग क्या हर एक डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में हुई है, तो इक्वल अमाउंट में हुई है तो इसको क्या कहते हैं, हमारे पास सिमेट्रिक पैटर्न बन गया एक। तो स्कैटरिंग का जो आइसोट्रोपिक भी हो गया और वो सिमेट्रिक पैटर्न को शो करती है। अगर यही एनाइसोट्रोपिक होता, एनाइसोट्रोपिक क्या होता, ए स्मॉल एनाइसोट्रोपिक पार्टिकल टेंड्स टू स्कैटर लाइट इक्वली इन टू द फॉरवर्ड एंड रियर डायरेक्शंस। तो एनाइसोट्रोपिक में क्या है कि ये पार्टिकल पे फॉल हुई तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा हो रही है स्कैटरिंग, आगे के डायरेक्शन में कम स्कैटरिंग रेडिएशन या एनर्जी जा रही है, तो वो एनाइसोट्रोपिक हो गया हमारे पास। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव में आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। व्हेन द पार्टिकल्स बिकम लार्जर द स्कैटर्ड एनर्जी इज इंक्रीजिंगली कंसंट्रेटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटीज। रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम ए पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ सेवरल थिंग्स। जैसे कि वो अभी पहले उसको समझ लेते हैं कि जब हमारे पास साइज जो होता है व्हेन पार्टिकल्स बिकम लार्जर मीन्स हमारे पास क्या देख रहे थे, कोई रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप का साइज़ कितना जनरली 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स मानते हैं। तो रेन ड्रॉप्स की वजह से या हेलस्टॉर्म की वजह से अगर कोई रेडिएशन फॉल हो रही है तो जो स्कैटरिंग एनर्जी होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये सब अभी डायग्राम से समझ आ जाएगा आपको। अभी ये फॉर्मूला देख लेते हैं जो स्कैटरिंग का है हमारे पास। रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम ए पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ सेवरल थिंग्स सच एज शेप, साइज एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एंड सरफेस ज्योमेट्री। तो हम देख रहे हैं कि स्कैटरिंग जो है जनरली बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पार्टिकल के साइज़ पर डिपेंड करती है, उसके शेप पर डिपेंड करती है। शेप भी स्मूथ होना चाहिए या फिर हमारे पास रफ सरफेस है, वो भी हम देखेंगे अभी। तो उसके शेप पे, ओवल शेप है, सर्कुलर शेप है, स्फेरिकल शेप है, कैसा शेप है उसके शेप पर डिपेंड करती है, साइज़ पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्शन के इंडेक्स पर डिपेंड करती है, पार्टिकल का जो रिफ्रैक्शन होता है उसके इंडेक्स पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है और सरफेस ज्योमेट्री पर। तो बहुत सारे फंक्शंस पर डिपेंड करता है स्कैटरिंग फेनोमेनन जो होता है हमारे पास। तो फॉर ए स्फेरिकल स्कैटरर मीन्स मान लीजिए कोई जो स्कैटरिंग हो रही है किसी एक स्फेरिकल प्योर स्फेरिकल पार्टिकल से हो रही है, तो जो फॉर्मूला दिया है एक स्फेरिकल सरफेस के लिए दिया है कि फॉर स्फेरिकल स्कैटरर द स्कैटर्ड रेडिएशन इज ए फंक्शन ऑफ ओनली व्यूइंग एंगल, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड साइज ऑफ पैरामीटर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास डी क्या है, हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल है, आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, और उसके बाद ये ई डैश क्या हमारे पास लैम्डा है। तो डी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई लैम्डा। तो हमारे पास देखिए वेवलेंथ पर डिपेंड है, साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड है, और हमारे पास ये हमारे पास शेप पे डिपेंड है, और ये हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल डिपेंड है। तो ये हमारे पास स्कैटरिंग दिखा रहा है हमारे पास कि कितनी स्कैटरिंग होगी। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमें ये थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको थ्योरी से रिलेटेड आपको गेट में क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ से जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग कौन सी होगी, क्या क्या होती है, वो सब यहाँ से स्टार्ट होता है। जनरली 2 टाइप की होती है, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। अब इसके अंदर भी सेलेक्टिव स्कैटरिंग 2 टाइप की होती है, रेले एंड मी स्कैटरिंग या फिर माई स्कैटरिंग। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।